हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सी टेट प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है। उसी के अगली कड़ी में आज हम अगले लेक्चर के साथ आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ये त्रुटियां हैं, त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, और दिया है नीचे नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें मूल्यांकन के बारे में कुछ जान लेना है। तो देखिए, मूल्यांकन जो है मूल्यांकन, ये है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है 3 प्रकार का होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल्यांकन जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन होता है, एक रचनात्मक होता है और एक योगात्मक होता है। तो देखिए, निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, और तीसरा है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? किसी भाषा में को जब हम पढ़ाते हैं तो हम छात्रों का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। कोई छात्र कमज़ोर है, कोई छात्र अच्छा है, भाषा को, किसी विषय को वह समझ रहा है, और जो छात्र कमज़ोर है वह नहीं समझ रहा है। तो दोनों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, दोनों छात्रों को भाषा की पकड़ का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि बालक में जो भाषा की समझ नहीं है, किसी गणित विषय की समझ नहीं होने का कारण क्या है, उस कारण को हम ढूंढते हैं और उसका क्या करते हैं? निदान करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। गणित की क्लास में यदि कोई बच्चा है रमेश, और उसकी कमी को हम कहते हैं कि तुम बहुत गधे हो, तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, उसकी कमी निकालेंगे तो अगले दिन से वह क्लास में पढ़ने नहीं आएगा। इसलिए मूल्यांकन का यह उद्देश्य कतई नहीं हो सकता। ठीक। दूसरी बात, ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। केवल हम शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को ही नहीं मापते हैं, बल्कि उनकी कमियों को भी देखते हैं और कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यह भी एकदम उपयुक्त आंसर नहीं हो सकता। दूसरी वाला है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना। जो बच्चा गणित के क्लास में समझ नहीं पा रहा है, उसकी कमियों को जानना और निदान करना, ठीक है। तो यही सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सबसे उपयुक्त आंसर होगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मुक्त अंत का जो प्रश्न होता है वह कौन सा होता है, और बंद अंत का प्रश्न कौन सा होता है। इस मुक्त अंत के प्रश्न को कहते हैं ओपन इंडेड जो प्रश्न होता है
इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न जब आएंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न आएंगे, तो इसमें जो छात्र होगा उसको सोचने का बड़ा स्कोप होगा। ठीक है, वह सोचेगा, केवल एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर नहीं देगा, वह कई उत्तर बताएंगे, कई छात्र होंगे कई उत्तर बताएंगे। इसमें उन्हें सीखने की प्रवृत्ति का को जो है बढ़ावा मिलेगा और वे जो है खोजी प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं कि कौन मुक्त वाला प्रश्न है, मुक्त अंत का प्रश्न है। ऑप्शन दिया है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि हम इसको घटा करके सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 2/7 यदि हम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 7 7 49 होता है, माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 47/7 होगा। इसका मतलब हुआ 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, तो सभी बच्चे एक ही प्रकार का आंसर बताएंगे। कितना ज़्यादा है कितना कम है प्राप्त करने के लिए हम घटाते हैं। ठीक है, जो 2/7 से 7 घटा करके जो भी लड़का देखेगा वही उत्तर बता देगा। ठीक है, आइए अब देखो लिखा है, इसलिए इसका केवल उत्तर 1 आ गया। तो ये जो है बंद मुक्त का क्या हो गया प्रश्न, यह बंद मुक्त का प्रश्न है, यह बंद मुक्त का प्रश्न हो गया। इसमें देखो आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। अब इसमें जो भी बच्चा आरोही और अवरोही जानता होगा वो कहेगा कि सबसे पहले सर मैं 18 को लिखूंगा, उसके बाद 19 को लिखूंगा, उसके बाद 20 को लिखूंगा, उसके बाद 21 को लिखूंगा, उसके बाद 25 को लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं 71 को लिख दूंगा। यही हो जाएगा आरोही क्रम। तो प्रत्येक बच्चा यही बताएगा कि आरोही क्रम क्या होता है, प्रत्येक बच्चा यही बताएगा। तो इसलिए यह भी मुक्त अंत का प्रश्न नहीं है बल्कि ये क्लोज्ड है, यह भी बंद अंत का प्रश्न है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा, यह भी उत्तर नहीं होगा। आइए अब इसमें देखो दिया है कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा का मतलब 1/3 और 1/7 7/5 में कौन बड़ा है, इसको जानने के लिए हम ऐसे तिरछा गुणा कर दें। तिरछा गुणा कर देंगे तो 5 इधर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और इधर जाएगा 7 का गुणा 3 से होगा तो 21/5 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो नीचे देखो इसका गुणा कर दोगे, इसका गुणा कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। नीचे दोनों समान है, ऊपर सबसे बड़ा यही है, इसका मतलब है सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है 7/5। यानी जो भी बड़ा छोटा जानता होगा वह केवल वह यही बताएगा कि 7/5 हमारा उत्तर आएगा। जब 7/5 आएगा तो यह अभी जो है क्लोज्ड प्रश्न होगा, यानी बंद अंत वाला प्रश्न होगा, इसलिए यह भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपसे पूछा है कि मुक्त अंत का प्रश्न, तो मुक्त अंत का प्रश्न यही होगा कि 3/7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखिए। अब ये कैसे होगा, अब देखो एक है, ये है राम, एक राम लड़का है, एक श्याम लड़का है, एक है मोहन, ठीक मोहन। तो मैंने राम से पूछा कि भाई 3/7 से बड़ी संख्या बताओ, तो राम ने कहा कि सर जी 3.8, और श्याम ने कह दिया सर जी 3.9 बता दूंगा, और इसने कह दिया कि सर जी 4। ऐसे सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र अलग अलग बताए तो वह मुक्त अंत का प्रश्न होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं।
आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। इसमें एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 ये कहता है, किसी भी विषय को ले लीजिए आप, एनसीएफ ये कहता है कि छात्र को रटवाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि जो क्लास होगी वह बाल केंद्रित होगी, यानी शिक्षार्थी केंद्रित होगी, शिक्षक केंद्रित नहीं होगी। ठीक, अब देखो कुछ जो मैंने दो बातें बोली, क्या उसमें कुछ दिया हुआ है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि हम एक छोटा सा गणित का टेस्ट लेंगे, जो लड़के गणित को थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, केवल हम उन्हीं को गणित पढ़ाएंगे। यह तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कोई बच्चा जन्म से माँ के पेट से ही गणित सीख करके आता नहीं। किसी भी विषय को कोई बच्चा माँ के पेट से नहीं सीखता, बल्कि यही सीखता है। यदि आप कक्षा में छात्रों को छांट लेंगे तो बचे छात्र कैसे गणित सीख पाएंगे? इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। गणित पढ़ाने के लिए शिक्षक को कुशाग्र बुद्धि के बच्चों का चयन करना चाहिए। इसका मतलब है कि गणित हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा तार्किक हो जाए, उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए। इसका मतलब यह है कि सामान्य बच्चों को भी गणित पढ़ाया जाएगा। और हमारे ऑप्शन में कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति नहीं, बच्चे नहीं, बल्कि कुशाग्र बच्चों को चयन करना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। हमको कुशाग्र बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है सब बच्चों को। क्यों सब बच्चों को पढ़ाना है? और गणित आप जानते हैं एनसीएफ यह कहता है कि गणित जो गणित पढ़ा नहीं है वह भी गणित जानता है। तो हमको कुशाग्र बुद्धि स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, बल्कि सभी बच्चों को गणित पढ़ाना है। और गणित यदि बच्चा सीख जाएगा तो वह तार्किक हो जाएगा, सोचने समझने की उसकी क्षमता विकसित हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। यह अभी मैंने बोला कि हम सामान्य क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाएंगे, क्योंकि गणित उनको तार्किक बनाएगी, सोचने समझने की क्षमता विकसित करेगी। ठीक है, वह तर्कशील होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखो भाई, ये सरलीकरण का एक प्रश्न आ गया है। एक सरलीकरण का प्रश्न हमको मिला है। यहाँ पे दिया है बार, यहाँ पर बार का निशान लगा हुआ है। ठीक है, जब कभी भी किसी भी प्रश्न में बार का निशान लगता है तो हम उसको डायरेक्ट घटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 11 माइनस 5 गुणे ए जो है बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर 12 लिखा है, प्लस एक करली ब्रैकेट है 3 प्लस छोटा ब्रैकेट 18 और माइनस 11 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो करली ब्रैकेट ए बंद हो गया। अब सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटे ब्रैकेट को हल किया, 11 में से 5 गए 6, गुणा लगा दो, यहाँ पर 12 आ गया, प्लस करली ब्रैकेट 3 प्लस इस 18 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर यह हो जाएगा 6 गुणे 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस 15। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है,
तो देखिए अब इसको जोड़ दिया तो 27 आ गया, 27 गुणे 6 हो जाएगा, तो इसको गुणा किया जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12 4 16, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर एक गलत हो गया है, आंसर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा, यानी 162 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 162। ठीक है, 162 इसका आंसर होगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, तो मैंने बताया कि असेसमेंट जो मूल्यांकन होता है उसके 3 सोपान होते हैं। एक मैंने बताया निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा योगात्मक मूल्यांकन। 3 मूल्यांकन मैंने आपको बताया, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखो नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संकेत है। जैसे नियम मैंने लिखा कि नियम मैंने लिखा, एक नियम क्या लिखा कि साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये उदाहरण मैंने दिया कि एक व्यक्ति है, उदाहरण मैंने दिया, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल है कि मोहन ने 10,000 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। ठीक, ये रहा एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल, ये है सूत्र, ये जिसे नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब हम किसी एग्जाम्पल को किसी सूत्र पे रख करके हल करते हैं, मैंने आपको बेसिक पहले क्लास में बताया है कि वहाँ पर निगमन विधि होती है। जब वैसे नॉर्मल हम जोड़ देते हैं तो वहाँ कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। तो देखें यहाँ पर इसको देख लो कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर एक 10,000 है, गुणे दर कितना 3 बटे यहाँ पर समय कितना 2 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आएगा, यहाँ पर 6,000 रुपये आ गया।
तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ कौन सी विधि है, निगमन विधि। ये निगमन है, निगमन विधि, ये निगमन विधि का प्रश्न है। जब कभी भी नियम से उदाहरण की ओर बताया जाए, नियम को समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पर निगमन विधि होगी। ठीक है, जब कभी भी प्रश्न को किसी नियम से नहीं बल्कि साधारण कॉन्सेप्ट से लगा दिया जाए, जैसे किसी आयत को जोड़ते हैं उसका परिमाप निकालते हैं, यदि जोड़ करके निकाल लिया जाए चारों भुजाओं को तो वहाँ आगमन विधि होगी। जब आयत का परिमाप का सूत्र लगा करके उसको निकाला जाएगा तो वहाँ निगमन विधि होगी। आइए देखें अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में और दूसरा उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति कौन है, श्याम है। ठीक, ये 10 दिन में पूरा करता है और ये 15 दिन में पूरा करता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब ऐसा कभी प्रश्न आएगा तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 30 आ गया एलसीएम। जब एलसीएम 30 आ गया तो जो 30 आया एक कुल काम आया, ये क्या है, कुल काम, एक कुल काम आ गया है। ठीक, अब इसमें भाग दोगे 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब देखो ये 3 2 कितना हुआ, 5 हो गया। ये आया कि राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिल करके कितने करेंगे, 5 काम को दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, 30 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, कितना दिन हुआ, 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऐसे सवाल को ऐसे ही लगाना है। आओ देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो एक लाइन आपको पढ़ना है, इसको एक लाइन मानेंगे, स्टेप नंबर 1, और यहाँ पर देखो दूसरी लाइन पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। अब ये प्रश्न हमारा हो जाएगा हल। यानी हमको क्या करना है, स्टेप 1 बराबर क्या कर देना है, स्टेप 2 कर देना है। मतलब 15 को गुणा लिखो, 15 गुणे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बराबर 30 दिन। कितना आदमी हमें पता नहीं है, मैं लिख देता हूँ एम आदमी, एम का मतलब मैन। अब देखो 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, 2 नवा कितना, 18। तो एम बराबर कितना आएगा, 9 आदमी की और ज़रूरत है काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, 9 आदमी की और ज़रूरत है काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 9 आएगा यहाँ पर। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं और 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो जब समय
ज़्यादा लग रहा है तो आदमी क्या होंगे, कम होंगे, तब ना ज़्यादा लग रहा है, इसलिए 9 आदमी। ठीक, आइए यहाँ से ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। देखो अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ठीक है, तो मान लो कोई बच्चा छोटा है तो वह धीरे धीरे किसी गोले को पकड़ता है, तो गोला जो है उससे हाथ से छिटक करके दूर जाता है। तो जब उसको वह पकड़ लेता है तो उसको लगता है कि भाई ये क्या है। जब वह थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह जब गोले को पकड़ लेता है, गेंद को पकड़ लेता है, तो लगता है कि यह गेंद मतलब है कि यह कोई गोला जैसा गोलाकार वस्तु है। तो वह धीरे धीरे कैसे जानता है, यहाँ पर है मूर्त से अमूर्त, ये लिखा है। व्यापीकरण से विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त से, अमूर्त से मूर्त की ओर, यही ऑप्शन इसका सही होगा, सी वाला। आइए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है अवधारणात्मक ज्ञान की, प्रक्रियात्मक ज्ञान की, और प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान दोनों की। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है कि यदि जब आप आयत के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो आप किसी तरीके से उसको जान नहीं पाओगे कि ये आयत है कि क्या है। जैसे आयत का कॉन्सेप्ट यही है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री के कोण पर लगी होती है। तो ये सब इसका कॉन्सेप्चुअल बात है, इसको आपको जानना अति आवश्यक है। पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, वह भी आपको जानना जरूरी है कि आयत कैसे बनता है। मान लीजिए हमने पढ़ लिया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन हमको जब आयत बनाने नहीं आता तो हमारा ज्ञान क्या है, अधूरा है। इसलिए इसका मतलब यह भी सही है, यह भी सही है। जरा हम तीसरे ऑप्शन में जाएं। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है ताकि हम आयत के क्षेत्रफल को आसानी से क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तो यही ज़्यादा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखो, ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि आपको दशमलव की संख्याओं को घटाना आता है कि नहीं आता। देखा जाए कि 34, 3, 4, 5.67 माइनस 24.5 और 6 दिया है। इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, यहाँ से घटाओगे 1 आएगा, यहाँ से घटाओगे 1 आएगा, यहाँ से घटाओगे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। जरा देखो भाई, जरा देखो कि ऑप्शन कौन सा सही है। यही सही है इसके लिए। यानी घटाना हमको आना चाहिए। 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 3 उतर के आएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं। ठीक, आइए अब देखो, ये वर्गमूल दिया है आपको। वर्गमूल दिया है मतलब इसका मतलब होता है इतने का तो वर्गमूल होगा 23 होगा, लेकिन ये दशमलव में दिया है। दशमलव में दिया है तो ये आपको समझना है कि पहले हम लिखते हैं 0.000529।
इसका जोड़ा बनाओ, यानी इसका मतलब है इसका जोड़ा बन रहा है भाई। इसका जोड़ा जब बन रहा है तो हमें देखना है कि इसके नीचे कितना है। मैंने आपको बताया कि दशमलव जहाँ पे दिखे वहाँ 1 लिख देना, उसके बाद जितना जीरो हो उतना जीरो बढ़ा देना। 0 0 0 0 0। कितना अंक है? हमें लगता है कि 6 अंक है, तो 6 मैंने 0 बढ़ाया। अब देखो, अब इसका वर्गमूल लेना है, इसका वर्गमूल लेना है। 529 का वर्गमूल होता है 23, ठीक है। और नीचे वाले का वर्गमूल आप जानते हो कि 100 का वर्गमूल होता है 10। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो देखो कैसे है, यहाँ पे 300 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मतलब हुआ 23 बटे कितना हो जाएगा? 1000। 1000 होने का मतलब ये हुआ कि 23 के आगे हमको 3 जीरो लगाना है, यानी दशमलव हमको 3 अंक बाद लगाना है। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो देखो कैसे लगाएंगे। 23 को मैंने लिख दिया, 23 में 2 अंक है, 1 जीरो और बढ़ाओ, अब 3 हो गया तो यहाँ दशमलव लगा दिया। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर सही है? ये पहला वाला सही है, ठीक है। आइए, ये देखो, निम्नलिखित पैटर्न में क्या, निम्नलिखित पैटर्न में क्या ज्ञात होता है? ए होता है। अब देखो यहाँ पर 1 + 1 = 2 दिया है, 2 + 2 = 4 दिया है, 3 + 3 = 6 दिया है, 10 + 10 = 20 दिया है, ठीक है। ए दिया है 20 20, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट डॉट लिखा है, ठीक। अब ऑप्शन दिया है कि ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? गिनती। ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन दिया है ए, गिनती। दूसरा दिया ऑप्शन सम और विषम संख्याएं। तीसरा दिया 2 के पहाड़े का निर्माण। तो गिनती तो 1 2 भी है, 2 2 है, 3 3 है, 10 10 है, गिनती तो सब है। लेकिन जो इसका = बराबर आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। इसका मतलब ये है कि ये 2 के पहाड़े का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, ठीक। आइए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए। ये देखो प्रश्न आया है, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल की गणित की किताब हम बनाते हैं उसमें हम क्या ध्यान देंगे? मैंने कहा आपको कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो भी आप विषय सामग्री बनाओगे उसमें शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि छात्र केंद्रित होना चाहिए। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैंने बताया कि यह कहता है कि रटने का ध्यान नहीं देना है, हमें रटवाना नहीं है बल्कि सिखाना है। तो सिखाएंगे कैसे? हम बच्चों को खेल के माध्यम से, पहेली के माध्यम से उनको सिखाएंगे, ठीक। आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। पाठ्यचर्या छात्र केंद्रित होना चाहिए, यह लगभग ठीक लग रहा है ऑप्शन। इसमें देखिए अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर दिया है अवधारणा की प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। जब किसी भी चैप्टर को जटिल बना दिया जाएगा तो क्या छात्र कक्षा में रुकेगा? जटिल का मतलब है कठिन, कठिन। यदि आप गणित पढ़ा रहे हो और गणित के प्रश्न बहुत कठिन हैं, छात्र प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है और टीचर बहुत पिटाई कर रहा है, तो कोई छात्र स्कूल में रुकेगा? नहीं रुकेगा।
छात्र स्कूल से पलायन कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण हो, कोई कॉन्सेप्ट यदि बता रहे हैं तो आप सरल बताइए। सरल से आपको कठिन की ओर जाना है ताकि बच्चा पहले सीखे, सीखने का उत्सुक हो, क्लास में प्रतिदिन आए। यदि आप उसको कठिन पढ़ाने लगोगे तो आएगा नहीं, अगले दिन से क्लास में बंक मारने लगेगा। इसलिए ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत ही हो गया। अब यही तो एकदम सही है, यही एकदम सही, यही पूछा कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो यही है। अवधारणा की प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, नहीं जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, बल्कि सरल से जटिल की तरफ जाना है आपको। ठीक है, आइए तो आज अगला प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। गणित के पाठ्यक्रम के निर्माण को अच्छी तरह से हमको दर्शाना है, कौन नहीं दर्शाता। यह निगेटिव प्रश्न है, पूछा गया कि कौन नहीं दर्शाता। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो हमने बार बार हमने पढ़ा, ये तो सही ही है। ठीक है, अब देखिए अगला है, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। चूंकि आप जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो सरल है। क्यों सरल है भाई? क्योंकि इसका ज्ञान अस्थायी होता है। जो व्यक्ति एक बार इसको सीख लेता है वह इसको जीवन पर्यंत भूलता नहीं है। तो गणित की पाठ्यचर्या को वैसे बनाना है जो मनोवैज्ञानिक हो और तार्किक भी हो, क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो। इसीलिए यह भी सही है। गणित पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए, यानी यह करके सीखने पर बल देना चाहिए। गणित के पाठ्यक्रम में करके सीखने पर बल देना चाहिए। यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन गणित के पाठ्यक्रम को बनाते समय गणित के अध्यापक से सहमति लेना चाहिए। जो गणित पढ़ा रहा है छात्र, उस टीचर, उससे सहमति लेना है, उससे पूछना है कि भाई मैं गणित की पाठ्यचर्या का निर्माण करने जा रहा हूँ, मैं कैसे बनाऊँ? छात्रों को रुचि को ध्यान में रख करके बनाऊँ कि अरुचि को ध्यान में रख के बनाऊँ? तो यह जो है एकदम गलत है। और यही पूछा है कि कौन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यही सही है आपका। ठीक है, तो आइए, तो आज का क्लास बस यही तक। अगले क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।